has a mindset where it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators. लोकसभा इलेक्शन के बाद काफी लोगों ने कहा था कि मोदी मैजिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है। अगर लोगों को लगेगा कि जादू छड़ी लेकर मोदी जी आएंगे तो मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। एक इकोसिस्टम कहने लगा कि हरियाणा में बीजेपी पूरी तरह से साफ होने वाली है। बीजेपी के कुछ सपोर्टर्स ने भी बीजेपी से कुछ खास आशाएं नहीं लगा रखी थी। एग्जिट पोल्स भी कांग्रेस को 70 सीटें दिलवा रहे थे और एग्जिट पोल्स को तो छोड़िए, एस्ट्रोलॉजर भी उतर आए मैदान में बीजेपी को खत्म करने के लिए। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी। ये सही है या नहीं? और 8 अक्टूबर की सुबह आते आते ये सारी बातें हकीकत होते हुए भी दिख रही थी। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में तो जलेबियां बंटनी शुरू हो गई थी। ढोल वालों को बुला लिया गया था। उसके बाद वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। के हिसाब से हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देख होगी तना भड़क। बेचारे ढोल वालों को भगाना पड़ा, जलेबी वालों को वापस लौटाना पड़ा। जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? सीटें आई नहीं है, हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे आप जाओ। जयराम रमेश में हमास सपोर्टर मैडम वाली आत्मा घुस गई। जयराम साहब just wanted to ask you what is the message? All of them. What is the राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों फिर से विदेश भाग गए। कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को लेकर जानकारी है कि दोनों अभी विदेश में हैं। ईवीएम को फिर से मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम कर दिया गया। बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो आइए देखते हैं इस इलेक्शन के सबसे स्पाइसी मेल्टडाउन्स को और देखते हैं कि भाई ये इलेक्शन में शॉक कैसे हुआ, क्यों लगा और इससे अगर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं तो वो क्या है। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट निकल कर आ रहा है। आई अपोलोजाइज, मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर गया हुआ था, लेकिन आपने देख ही लिया होगा कि हरियाणा में सारे ऑड्स को डिफाई करके फिर से तीसरी बार सरकार बना ली है। इनफैक्ट इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में एटलीस्ट जम्मू में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। जम्मू कश्मीर में भले ही लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने वाली है, लेकिन अब आर्टिकल 370 हट चुका है। अब जो भी सरकार बनेगी वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकती या पाकिस्तान की मर्जी से नहीं चल सकती। यहाँ मर्जी भारत की चलेगी। तो जो ऑटोनॉमी स्टेट्स के पास है वो उनके पास रहेगी, लेकिन उनको फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। और ये बात लगता है न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी मानते हैं। लेकिन आइए इस वीडियो में बात करते हैं हरियाणा से रिलेटेड मेल्टडाउन्स के बारे में, बिकॉज हरियाणा के बारे में सब लोग श्योर। देखिए मुझे भी लग रहा था कि यार बीजेपी हरियाणा तो हारने वाली है। सुप्रिया श्रीनेर तो मुझसे भी इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने तो बोल दिया था कि भाई उनका नाम बदल देना अगर बीजेपी 20 सीट से ज्यादा लाती है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि सुप्रिया जी का नया नाम क्या पड़ना चाहिए। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो प्री मैच्योर इलेक्शन विक्ट्री कर रहे थे, कुछ ज्यादा ही जल्दी जलेबियां बांटने लग गए थे। कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि देखिए हिंदुओं ने तो बीजेपी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। राहुल गांधी को 21वीं सदी का चाणक्य बोलने लगे थे। इसीलिए कहते हैं कि जब तक शादी ना हो जाए तब तक हनीमून मत बुक किया करो। अब देखिए सबसे बड़ा मेल्टडाउन वही हुआ है जो 2014 से होता हुआ आ रहा है कि भाई ईवीएम हैक हो गए फिर से। हैकर या जमा। बताइए ये लोग आज इतने दुखी हैं, बेचारे इतनी खुशी खुशी जलेबी दिवस ट्वीट कर रहे थे ये लोग। कांग्रेस बोल रही है कि भाई ईवीएम मशीन जो है वो BHEL बनाती है और BHEL के 4 डायरेक्टर बीजेपी के लोग। इसका मतलब कि BHEL ने ईवीएम को हैक कर दिया है। जिस कंपनियों द्वारा ईवीएम मशीन निर्मित होती है, जैसे बेल है और उसके बाद एक दूसरी जो कंपनी है
उन दोनों कंपनियों में से जो एक कंपनी है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उस कंपनी के 4 डायरेक्टर जो है वो बीजेपी से सीधा संबंध रखते हैं। इसका जवाब मोदी जी जरा आप ही दे दीजिए, मैं क्या दूं? आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ट्विटर पे भी काफी भारी मात्रा में मेल्टडाउन हो रहे थे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। एग्जिट पोल के बाद भी लोगों के बड़े बड़े मेल्टडाउन हुए थे। ये मेल्टडाउन देखिए। News 24 has them leading in 58 and the BJP 17. India Today is the one that's 57. It has Anil Vij had a little child on air right now. I'm not sure why. But India Today is showing the Congress in 42 and the BJP in 44. How can that be possible? यकीन ही नहीं आ रहा है असली रिजल्ट्स पे। यकीन तो इन्हें भी नहीं हो रहा होगा। Jairam sir, just wanted to ask you, what is the message? All of them. इन मैडम को देख लीजिए, इनकी बुरी हालत हो रखी है। हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है। हरियाणा में हुड्डा की लहर है भाई साहब, हुड्डा की। हरियाणा में कांग्रेस 70 सीटें लेके जाएगी। और मेल्टडाउन भी जरा ये देखिए। हरियाणा के विधानसभा चुनावों के आखिरी दिन राहुल गांधी कुछ इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जिस तरह से मुझ पर हमला किया जाता है उसी तरह से आप पर भी हमला किया जाता है। राहुल गांधी ने एक मंच पर भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलवा लिया, मगर क्या पर्दे के पीछे राहुल गांधी ने इनसे बात की, उनसे संवाद किया? क्या राहुल गांधी ने रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा को बिठाकर उनसे बात की कि हमारी क्या रणनीति है? लोग नाराज हो रहे हैं कि बे यार फालतू में मिठाई बिटवा दी। कांग्रेस की कश्मीर में इतनी बुरी हालत हुई है कि सुप्रिया जी हरियाणा के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकती, तो उनको कश्मीर पे फ्लेक्स करना पड़ रहा है। What went wrong in J&K? Why has J&K squarely rejected you and squarely rejected you vehemently because you went to town-toming what you've done for Jammu and Kashmir? Why have they rejected you? लेकिन उसमें भी इनकी बेइज्जती होगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि भाई कश्मीर में जो परफॉर्मेंस रही है इंडिया अलायंस की, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से रही है। कांग्रेस का कुछ भी योगदान नहीं रहा है। The alliance with the Congress was not about seats for us. We would have won these seats probably without the Congress, except maybe one of them. गजब बेइज्जती है। लेकिन राजदीप जी का भी राहुल गांधी जी के लिए लॉयल्टी की आप लेवल देखिए। जब कांग्रेस आगे थी हरियाणा के इलेक्शन में तो राहुल जी की फोटो लगाई हुई थी, लेकिन जब कांग्रेस पीछे होने लगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो लगा दी। यानी आगे तो ब्राह्मण, पीछे तो दलित की फोटो लगा दी है। ये लोग हैं जो कास्ट पे जस्टिस दिलवाएंगे लोगों को। In the morning, when Congress was leading in Haryana election results, then India Today used the picture of their poster boy Rahul Gandhi. But then later, when Congress was trailing in the results, India Today very cleverly changed the picture to that of Congress President Mallikarjun Kharge. कुछ जर्नलिस्ट और वोटर्स को गालियां देने लगे। अभिसार शर्मा तो बेचारा पागल ही हो गया है। हरियाणा के विधानसभा चुनावों के आखिरी दिन राहुल गांधी कुछ इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जिस तरह से मुझ पर हमला किया जाता है उसी तरह से आप पर भी हमला किया जाता है। राहुल गांधी ने एक मंच पर भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलवा लिया, मगर क्या पर्दे के पीछे राहुल गांधी ने इनसे बात की? और बावले लोगों का मेल्टडाउन देखिए। जिस तरह से आखिर के समय में राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, पूरा कैंपेनिंग कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। आज अगर कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती, वैसी होती जैसे कि एग्जिट पोल में दिखा रहे थे, तो ये भी बात फैक्ट है कि कांग्रेस जो है वो सारा का सारा क्रेडिट राहुल गांधी को दे रही होती। और देखिए, कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं कांग्रेसी, और एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है। अशोक वानखेड़े जो कांग्रेस के फेवर में अक्सर बोला करते हैं, कैसे जर्नलिस्ट हैं, वो तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कास्टिंग काउच का एलिगेशन लगा रहे हैं। उनने ये तक नहीं देखा कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं है हरियाणा में। उन्हें ज्यादा चिंता अपने महिला मित्रों की थी कि उनको मैं कैसा टिकट दिलवाऊं। हरियाणा प्रदेश क्या आपका अय्याशी का अड्डा बन गया? अब देखिए, कांग्रेस का तो मोए मोए हुआ ही है इस इलेक्शन में, लेकिन अगर इस इलेक्शन में देखिए किसी का सबसे ज्यादा मोए मोए हुआ है तो वो है हमारे बेशरीर आत्मा अरविंद केजरीवाल जी। केजरीवाल जी 1 साल जेल में काट के आए हैं। उसके बाद उन्होंने इतनी आस लगा रखी थी कि देखिए मेरे को जेल में डाल दिया, पब्लिक कितनी नाराज होगी कि हमारे जैसे रेवोल्यूशनरी को जेल में डाल दिया गया है। हम तो आते भी हरियाणा से हैं, हरियाणा की पब्लिक में तो अलग ही गुस्सा होगा कि हमारे हीरो केजरीवाल को जेल में डाल दिया। लेकिन सैड म्यूजिक बजाओ यार थोड़ा। हालत ये होगी कि आम आदमी पार्टी 89 सीट्स पर लड़ी, जिसमें से 88 सीट्स पर उनकी डिपॉजिट जब्त हो गई। 2% वोट शेयर भी नहीं मिला इनको। hasn't got any lead at this moment. 0 is what they have at this moment. इनफैक्ट आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की जो एंसेस्ट्रल एरिया है लोहारू, वहां पे 500 सीट भी नहीं मिले इनको, जबकि केजरीवाल बेचारे रैली में चीख चीख के कह रहे थे। एक सेकंड थोड़ा और सैड करो म्यूजिक को।
जबकि केजरीवाल जी चीख चीख के रैलियों में कह रहे थे कि उनके बिना हरियाणा की सरकार नहीं बनेगी। आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी सरकार बन रही है क्या? मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही आज हरियाणा के अंदर। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। मोदी जी भी सोच रहे होंगे सारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा, कभी बहम पाल रहे हो बेटा। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि इस बार हरियाणा का बच्चा बच्चा उनके जेल होने का बदला लेगा और बीजेपी को हरियाणा से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। ऐसे कट्टर ईमानदार नेता को तुमने एक भी सीट नहीं दिलवाई यार, क्या हो गया हरियाणा के लोगों को? अब तो देखिए नड्डा जी भी केजरीवाल पे सरकाज़म कर रहे हैं यार। एक हमारी यहाँ की कट्टर बेईमान पार्टी भी है, ये 90 की 90 सीटों पर लड़े थे और 90 की 90 सीटों पर जमानत जब्त करा ली, यह परिस्थिति होगी। अब देखिए मेल्टडाउन्स तो हमने देखे, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको जानकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निष्कर्ष निकल कर आए हैं। और क्या हुआ है, कैसे बीजेपी ने जीता है और कैसे कांग्रेस ने ये इलेक्शन हारा है, इसके पीछे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग रीजंस देखिए बहुत सारे हैं। एक रीजन है जैसे खर्ची पर्ची सिस्टम का, जो कांग्रेस रूल में रोजगार देने का सिस्टम था, जिसमें सत्ता में बैठे लोगों की सिफारिश के आधार पर और रिश्वत लेकर लोगों को अलेजेडली नौकरियां दी जाती थी, जिससे लोकल हरियाणा के लोग काफी परेशान थे। इसके बाद एक और बड़ा रीजन था फैक्शनलिज्म, गुटबाजी और नेपोटिज्म का, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से घुसी हुई है। एक आपको फैक्शन है भूपेंद्र हुड्डा का, जो जाट डोमिनेटेड फैक्शन है। एक अलग फैक्शन है कुमारी शैलजा का, रणदीप सिंह सुरजेवाला का। अब इस इलेक्शन में क्या हुआ है कि जो हुड्डा का जाट डोमिनेटेड कैंप था, उसने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को डोमिनेट किया। और अगर आपने नोटिस किया होगा हरियाणा इलेक्शन के पिछले 6 महीने में, तो कांग्रेस की सारी कैंपेनिंग जो है वो भी रेसलर्स और जाट फोकस थी। जाट कम्युनिटी बेसिकली हरियाणा का अराउंड 25 to 27% है और एक डोमिनेंट कास्ट भी है हरियाणा का। और सारी जो इलेक्शन की फोकस है, सारी जो कैंपेनिंग का फोकस है वो कांग्रेस का, वो इस कम्युनिटी के ऊपर रहा है। तो ये ऑब्वियस बात है कि इससे बाकी कास्ट जो है हरियाणा के, उनमें रिजेंटमेंट बढ़ेगा। इनफैक्ट कांग्रेस ने करीब 30 जाट कैंडिडेट्स को टिकट भी दी थी इस इलेक्शन में। और नॉन जाट कम्युनिटीज में सबसे बड़ा फियर ये था कि कांग्रेस का रूल अगर आ गया तो उससे स्टेट में जाट डोमिनेंस पूरी तरह से आ जाएगा। बीजेपी इस बात को समझ गई और उन्होंने ये जो नॉन जाट कम्युनिटीज थी उनमें काफी भारी तरह से कैंपेनिंग की और फिर इन कम्युनिटीज से ऐसे कैंडिडेट्स पिक किए गए जिनके जीतने के सबसे अच्छे चांसेस थे। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि उन्होंने खट्टर को हटाकर नायाब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो कि एक बहुत बड़े ओबीसी लीडर है हरियाणा के। जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं हरियाणा की, जो अराउंड हरियाणा की पॉपुलेशन की 20% है, वो भी कांग्रेस के इस जाट ओरिएंटेड कैंपेन को सपोर्ट करने में उतने एंथुसियास्टिक नहीं थे। कांग्रेस ने जाट कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में ये टेंशन और भी बढ़ा दी जब हुडा, जो एक जाट लीडर है, और स्टेट के सबसे बड़े शेड्यूल कास्ट लीडर कुमारी शैलजा के बीच में एक पब्लिक झगड़ा हो गया। इससे शेड्यूल कास्ट में एंटी जाट पोलराइजेशन और भी क्रिएट हुआ, जो आखिर में कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के फेवर में इलेक्शन जीतने में काम आया। बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट को भी आप देखेंगे तो आपको बीजेपी का जो नॉन जाट्स में आउटरीच रहा है वो भी दिख जाएगा, क्योंकि बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट में 21 ओबीसीज हैं, जो कि सैनी, अहिर, गुर्जर और कुम्हार कम्युनिटीज से आते हैं। 17 शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स रहे, 12 ब्राह्मण और पंजाबी अपर कास्ट डोमिनेंट कास्ट कैंडिडेट्स रहे, 5 बनिया कैंडिडेट्स रहे, 3 राजपूत कैंडिडेट्स रहे, 1 जट सिख कैंडिडेट रहा और 16 जाट कैंडिडेट भी खड़े किए। तो हर एक कम्युनिटी में बेसिकली बीजेपी ने हाथ डाल दिया। ऊपर से ओबीसी की तरफ भी एक बड़ा आउटरीच किया उन्होंने। बीजेपी ने कहा कि वो क्रीमी लेयर जो है ओबीसी की, वो 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर देंगे। बेसिकली कांग्रेस ने बाकी कास्ट को इग्नोर किया और उन्होंने अपने सेंट्रल हरियाणा जाट वोट पर रिलाई करने का डिसाइड किया। बीजेपी ने बेसिकली इस वजह से जहां पर ओबीसी पॉपुलेशन ज्यादा थी उसमें से 20 सीटें जीती हैं। हालांकि शॉकिंगली बीजेपी ने जाट एरियाज में भी एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बीजेपी ने 30 जाट डोमिनेटेड एरियाज में से 13 सीटें जीती हैं और कांग्रेस के 27 जाट कैंडिडेट में से सिर्फ 13 कैंडिडेट जीते हैं। तो आप ये समझिए कि जिस कास्ट मैट्रिक्स को समझने में 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में बीजेपी फेल हो गई थी, उस कास्ट मैट्रिक्स को हरियाणा में बीजेपी वापस बहुत अच्छी
तरीके से समझ गई है। एक और बड़ा फैक्टर रहा है आरएसएस का रोल। आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी तो कि वो कहने लग गए कि उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है, वो आरएसएस के बिना भी काफी आराम से इलेक्शंस जीत सकते हैं, और इस वजह से आरएसएस और बीजेपी में कुछ दूरियां भी बढ़ने लगी थी। लोकसभा चुनाव के साथ ही बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। लोकसभा चुनाव के दौरान ही संघ और बीजेपी के रिश्तों में दूरियों की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कभी बीजेपी नेताओं के बयान तो कभी बीजेपी के फैसलों ने संघ और बीजेपी के रिश्तों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। और 2024 में 240 सीटें आने के बाद लगता है चीजें थोड़ी बदल गई हैं। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। बीजेपी ने आरएसएस के साथ दोबारा हाथ मिलाने का फैसला किया है। पिछले ही महीने आप देखिए कि देर रात को जेपी नड्डा मोहन भागवत से पर्सनली मिलने के लिए गए थे। The BJP chief JP Nadda meeting RSS chief Mohan Bhagwat last night, and important to note as far as the timing which is concerned of this meeting that has taken place last evening. This is the first meeting between the two and significantly coming at a time when RSS National Coordination meeting that will be taking place. This is a meeting that has happened between the BJP chief JP Nadda meeting RSS chief Mohan Bhagwat. इसके बाद आरएसएस ने ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर क्लैरिफाई भी किया था कि बीजेपी और आरएसएस में कुछ खास मतभेद नहीं है, और जो मतभेद है भी वो एक फैमिली मैटर है, और फैमिली की तरह ही उसे इंटरनली जल्द रिजॉल्व भी कर लिया जाएगा। And so I think other issues will be resolved. It's a family matters. It will be taken resolved. जिसका रिजल्ट ये था कि आरएसएस ने हरियाणा में फिर से दम लगाकर कैंपेन करना शुरू किया, और हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 150 अपने सबसे एक्सपीरियंस स्वयं सेवक्स को एक्टिव रोल में लगाया। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान नाम की एक कैंपेनिंग लॉन्च की, जिसमें पिछले 4 महीनों में लगभग 16,000 वोटर्स के साथ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई, और उसके साथ साथ आरएसएस ने हरियाणा के 6,000 गांव में डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया। उन्होंने कई पैम्फलेट्स भी बांटे, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को कास्ट लाइन से ऊपर उठकर एकजुट होकर वोट करने को कहा। आपने नोटिस किया होगा कि मेजॉरिटी से ज्यादा मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस को गया है, और उसके खिलाफ मुस्लिम एरियाज में प्रो हिंदू और एंटी मुस्लिम पोलराइजेशन के लिए भी काफी जोरों से आरएसएस ने कैंपेन किया। इवन जो ये लड़ावा कंस्टिट्यूएंसी है जहां से सीएम नायाब सिंह सैनी को उतारने का फैसला लिया गया था, ये भी आरएसएस के फीडबैक के बाद ही लिया गया। एक इंटरेस्टिंग टेक अवे ये रहा है, जो पता नहीं आपने नोटिस किया होगा या नहीं, कि हरियाणा इलेक्शन से हमको ये तो थोड़ा पता चला कि हरियाणा में एटलीस्ट फार्मर्स इशू से बीजेपी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट गुरनाम सिंह जो एक बड़े फार्मर लीडर थे, जो ओरिजिनल फार्मर्स प्रोटेस्ट के काफी बड़े लीडर थे, एकदम फोर फ्रंट पर थे, वो तो हरियाणा में अपना डिपॉजिट भी हार गए। भारतीय किसान यूनियन जो इतने जोरों शोरों से खड़ा किया गया था बीजेपी के खिलाफ, उसको सिर्फ 1000 वोट मिले हैं। कांग्रेस के साथ एक बुरी चीज ये भी हो गई है कि उनके अलायंस के कई सारे मेंबर्स उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए थे। बीएसपी आ गई थी, आम आदमी पार्टी आ गई थी, आईएनएलडी आ गई थी, जननायक जनता पार्टी आ गई थी, तो ऐसी बहुत सारी पार्टीज भी आकर खड़ी हो गई थी जो उन वोट्स के लिए कैंपेन कर रही हैं जिन वोट्स के लिए कांग्रेस पार्टी भी कैंपेन कर रही थी। तो उस वजह से भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ वोट्स कट गए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि जो चाल राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में मोदी पर चली थी, वही चाल का मोदी ने हरियाणा के इलेक्शन में उन्होंने रिवर्स कर दिया राहुल गांधी के ऊपर। आपको मैंने बताया है कि देखिए किस तरह से भूपिंदर हुडा, जो कि एक प्रोमिनेंट जाट फेस है, उनके फेवर में कुमारी शैलजा, जो कि एक प्रोमिनेंट शेड्यूल कास्ट फेस है, उनको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया था कांग्रेस ने, जिस वजह से जो शेड्यूल कास्ट वोटर बेस है वो थोड़ा नाराज भी हो गया था। उसके साथ साथ बीजेपी ने शेड्यूल कास्ट वोटर्स को टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में 20% सीट्स रिजर्व करने का भी अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं विलेजेस में, और जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे लखपति दीदी, इस तरह के भी कई चीजें अनाउंस की हैं जिससे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की मदद हुई है। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने इस्तेमाल किया है बीजेपी के स्टार कैंपेनर का, यानी राहुल गांधी। राहुल गांधी कुछ हफ्ते पहले जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में गए थे। वहां पर उन्होंने एक सेशन में कह दिया था कि भाई इवेंचुअली इंडिया में रिजर्वेशन हम भी हटाना चाहते हैं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. अब यही चीज राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में इस्तेमाल की थी। And Rahul Gandhi is saying that the Prime Minister and the BJP have said that they will end reservation as it exists. लेकिन ये बात जो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने बोली है, इस बात को उन्होंने रिवर्स करके बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हरियाणा में इस्तेमाल कर दिया, और अल्टीमेटली बीजेपी ने 17 शेड्यूल कास्ट रिजर्व्ड सीट्स में से 9 जीती हैं, जो कि उनके पिछले 2 इलेक्शन से भी ज्यादा है। इसलिए देखिए, हमें ये बात तो समझ आ रही है कि बीजेपी जो है, जो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के कास्ट मैट्रिक्स को ठीक से समझ नहीं पाई थी,
वो हरियाणा में तो कम से कम ठीक से समझ गई। ये हमें दिखाता है कि पहले की इलेक्शंस की तरह जब बीजेपी को हार मिलती है तो बीजेपी अपनी गलतियों से सीखती है, डेवलप करती है, इवॉल्व करती है, जबकि कांग्रेस पिछले 10 साल से अपनी सक्सेसेस का फायदा नहीं उठा पा रही है। जब भी जीतती है उसके बाद तुरंत फिर हारती भी है। और एक चीज जो हमने नोटिस की है, जो हम आपके सामने भी रखना चाहते हैं, वो ये है कि आप देखिए कि कांग्रेस का अब हिंदुओं में कोई भी फिक्स वोट बैंक नहीं है। ऐसी कोई भी कम्युनिटी नहीं है हिंदू कम्युनिटी में जो कांग्रेस के लिए फिक्स है। कांग्रेस के लिए आज के जमाने में 2024 में सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स वोट बैंक बचा है और वो है मुस्लिम्स का। चाहे आप स्टेट इलेक्शंस को देखें या आप नेशनल इलेक्शंस को देखें, कांग्रेस को सिर्फ एक ही गारंटीड वोट ब्लॉक में मिलता है और वो है मुस्लिम कम्युनिटी। तो शायद आज ये कहना सेफ है कि कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग बन चुकी है जिन्ना की। इसीलिए आप एक सरप्राइजिंग बात को अभी नोटिस कीजिए कि वो बीजेपी के अगेंस्ट हर पार्टी के साथ अलायंस बनाने को तैयार है, एक पार्टी को छोड़कर, AIMIM, क्योंकि इन दोनों पार्टीज का कोर वोट बैंक अब सेम है, यानी सुन्नी मुसलमान। आज इंडिया में मुस्लिम लीग के 2 वर्जन्स हैं, कांग्रेस पार्टी और AIMIM, जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसलिए इन दोनों की एक दूसरे से पटती नहीं है और कांग्रेस की आज यही हकीकत है। कांग्रेस देखिए चाहती है कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर कास्ट सर्वे हो, लेकिन कांग्रेस कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कास्ट सर्वे नहीं करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट को फ्रैगमेंट और तोड़कर रखना चाहती है। वो मुस्लिम वोट को फ्रैगमेंट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो ताकि मुस्लिम्स एक ब्लॉक में कांग्रेस को वोट करते रहें और हिंदूज का जो वोट है वो टूट जाए, वो बट जाए। तो देखिए, कांग्रेस मुस्लिम्स का तो भला करती ही रहेगी, मुस्लिम्स को जो चाहिए वो मुस्लिम्स को देती ही रहेगी, लेकिन क्योंकि हिंदूज का वोट टूटा जा रहा है, हिंदूज के भले का काम नहीं होगा। इसीलिए बीजेपी लीडर्स पिछले कुछ समय से कहते आ रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। ये योगी ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे। फिर हाल में ही मोहन भागवत ने कहा और अभी हाल में ही मोदी ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है। वो खुल के स्टैंड ले रहे हैं इस कांग्रेस पार्टी की कास्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ। खुल के कह रहे हैं कि आज हिंदुओं को यूनाइट होना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी ही नहीं है, ये जिम्मेदारी हिंदूज को भी समझनी है कि आपको लैंग्वेज, रिलीजन और कास्ट से आगे सोचना पड़ेगा अगर आपको सरवाइव करना है तो। अगर आपको अगला पाकिस्तान, अगला कश्मीर या अगला बांग्लादेश नहीं बनना है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने कल्चर और अपने इंटरेस्ट को पॉलिटिकली और सोशली प्रोटेक्ट करें। और इसके लिए आपको पॉलिटिकली और सोशली यूनाइट होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख लीजिए मुस्लिम्स यूनाइटेड हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये इंश्योर कर रही हैं कि मुस्लिम्स यूनाइटेड रहें, मुस्लिम्स का वोट कभी भी डिवाइड ना हो, लेकिन हिंदूज का वोट हमेशा टूटता रहे। आज ओबीसी लीडर्स भी कांग्रेस पार्टी की इस कास्ट रेटरिक से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। खरा शत्रू ब्राह्मण नाही, ओबीसीचा खरा शत्रू महाराष्ट्र लाटणारा आमदार, खासदारच्या, कारखानदाऱ्या, वतनदाऱ्या, दरोडेखोरांची टोळी आहे। ब्राह्मण आज शिक्षणाच्या जोरावर जगातल्या प्रत्येक प्रगत देशामध्ये गेला, तो इथं भांडत बसला नाही। जो सोशली बॅकवर्ड आहे त्याला त्याचा हक्क, अधिकार देणारा ब्राह्मणच होता। पण आजचा जो महाराष्ट्र बघायला मिळतोय तो हा फक्त काही ठराविक लोकांचा, वतनदारांचा, दरोडेखोरांचा महाराष्ट्र बघायला मिळतोय। ये जो जीत मिली है बीजेपी को, इससे बीजेपी को 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि भाई अगले जो 3 स्टेट इलेक्शन आने वाले हैं उसमें थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाए, थोड़े एमिनेशन के साथ जाए। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो महाराष्ट्र में जीत जाएंगे, हो सकता है महाराष्ट्र में हक दें, लेकिन कम से कम उनके पास एक कॉन्फिडेंस है। उनको 2024 के झटके के बाद एक बड़ी जीत मिली है और कांग्रेस को बड़ी जीत के बाद एक बड़ी हार मिली है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन से आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, आपको सबसे बड़ा लेसन क्या मिला? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे पेट्रियन को या हमारे यूट्यूब को एज अ मेंबर जरूर ज्वाइन करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।